हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने फिर से हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट किया है। तो आज हमें पढ़ना है प्री हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर लद्दाख यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से आज हमारा और एक क्लास चलने जा रहा है, दैट्स कॉल्ड प्री हिस्ट्री। तो आज हमें प्री हिस्ट्री पे डिस्कस करना है। हिस्ट्री इज़ ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ मैंस एवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड चेंज एट एवरी लेवल ऑफ दिस प्रेजेंस आर्ट, लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एक्स्ट्रा। हिस्ट्री एक ऐसी प्रोसेस को कहता है ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद इंसान की वजूद से लेके आज तक जो भी चेंज आया, हर लेवल पे, हर स्टेज पे कैसा कैसा चेंज आया, क्या स्टेप्स उठाया, क्या कंटिन्यू रहा, क्या कंटिन्यूटी रहा, क्या चेंजेस रहा, इन सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने को ही हिस्ट्री कहा जाता है पास्ट के। उसके साथ साथ इनको हमें समझने के लिए जो हमारे पास लिटरेचर है, आर्ट है, साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनके ज़रिए हम इनको स्टडी करता है। इन पास्ट के चेंजेस को, जो पास्ट में कंटिन्यूटी रहा, चेंज रहा, उनको स्टडी करने को ही हम हिस्ट्री कहा जाता है। तो अब प्री हिस्ट्री क्या है? इन द रिमोट पास्ट देयर वेर नो रिटन रिकॉर्ड्स, with the result our knowledge about past is not only imperfect but sketchy and based on imagination and guesswork। प्री हिस्ट्री ने कहा जाता है अगर रिमोट पास्ट में या कहीं दूर फार फ्लंग एरियाज में हिस्ट्री का कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है उस वक़्त के चेंज और कंटिन्यूटी या वगैरह उनका, ख़ासकर उनका जो प्री हिस्ट्री यानी जिनका कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं रहा, और इस जिनका रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है लेकिन उसके बारे में नॉलेज हम उन पास्ट के बारे में सही तरीके से हासिल नहीं कर पाता है। जो भी नॉलेज हम हासिल करता है विद थ्रू इमेजिनेशन, गेस वर्क के ज़रिए, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ये हुआ होगा, परहैप्स इमेजिनेशन करता है, गेस वर्क के ज़रिए हम उसको अंडरस्टैंड करता है। या उन्होंने जो छोड़ के गया आर्कोलॉजिकल रिमाइंस, या उनके बर्तन हो या उनके टूल्स हो या वेपन्स वगैरह, जो उन्होंने मकान वगैरह तरीके जो छोड़ के गया हो, ऑन द बेस ऑफ दैट रिमाइंस, उनके ज़रिए जो चीज़ छोड़ के गया उनको स्टडी करके हम जो हिस्ट्री जो लिखा जाता है उसे हम प्री हिस्ट्री कहा जाता है। इनका कोई रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, रिटन सोर्स कोई अवेलेबल नहीं होता है। ऑन द बेस ऑफ आर्कोलॉजिकल एविडेंस उसको हम गेस वर्क के ज़रिए, इमेजिनेशन के ज़रिए, शायद, अगर, मगर, ऐसा होगा, शायद ये होगा, पर हैप्स, ऑलमोस्ट, इस तरह का जो है फार्मूला लगा के हम इसको जो है स्टडी करता है, तो उन्हें हम प्री हिस्ट्री कहा जाता है जिनका कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हो। तो प्री हिस्ट्री में हमें पहले पालियोलिथिक एज को डिस्कस करना है। पालियोलिथिक एज क्या है, पालियोलिथिक के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहले आता है पालियोलिथिक एज। द पीपल ड्यूरिंग पालियोलिथिक एज वेर द फुट गेदर इन एनिमल हंटर्स यूजिंग क्रूड एंड रफ टूल्स ऑफ स्टोन। पालियोलिथिक पीपल्स वो लोग हैं जो फुट हंटर्स और गेदर्स हुआ करता था, शिकारी करके अपने खाने को कलेक्ट करता था, या इधर उधर वन ड्रॉप पीपल था, घूम के इधर उधर सर्च ऑफ फूड के लिए इधर उधर घूमते रहा करते थे। और ये लोग जो है रफ एंड क्रूड टूल्स इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि एक बड़ा सा पत्थर हो तो उसको उसी पोजीशन में, इसको ना मॉडिफाई करता था, ना तोड़ता था, ना काटता, ऐसे ही उठाता था, उसको जानवरों के ऊपर मारता था, इस तरह शिकार करते थे। यानी एज ए टूल्स उन पत्थरों को बड़े बड़े, जिनको कोई पॉलिश नहीं हो यानी तेज़ नहीं हो, ऐसे ही नेचुरल पोजीशन में जो उनको लाके उधर मतलब एज ए टूल इस्तेमाल करते थे, तो उन्हें पालियोलिथिक पीपल्स कहा जाता है। वही लोग थे जिन्हें हम उर्दू में कदीम पत्थर के औजार इस्तेमाल करने वाले लोग कहा जाता है, इन्हें ही पालियोलिथिक कहा जाता है। However, with the conscious of creation of the first tools, we enter the period of the prehistory known as culturally as the Old Stone or Paleolithic Age। हत्ता कि हमारे को जब प्रूफ मिला, कुछ लोगों ने ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया है, कुछ कबीले ऐसे रहा है, तो एक ऐसी कल्चर की जब प्रूफ हमारे पास आया तो हम पहले ही प्री हिस्ट्री की फर्स्ट फेज में एंटर हो जाता है। तो उन्हें हम ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, कदीम पत्थर के, यानी फर्स्ट जो टूल इन्होंने इस्तेमाल किया उस कबीले को हम ओल्ड स्टोन एज से जाना जाता है, ओल्ड पालियोलिथिक एज कहा जाता है। ये जो पालियोलिथिक वर्ड जो है एक्चुअली ये क्या है? पालियोलिथिक वर्ड ग्रीक से निकला है, ओरिजिन ऑफ द ग्रीक वर्ड किसका? ग्रीक वर्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से ही निकला है पालियोलिथिक। ये जो पलियोस मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। पलियोस ग्रीक में ओल्ड को कहा जाता है, लिथोस ग्रीक में स्टोन को कहा जाता है। तो ओल्ड स्टोन तो हमें इसमें आ गया, पालियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन तो हुआ, तो वक़्त के ज़माने को तो हम एज कहा जाता है, तो ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है इसे, पालियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज, कदीम पत्थर के औजार इस्तेमाल करने वाले लोगों का दौर,
यानी इस तरह हम इसको कहा जाता है, तो इसे पालियोलिथिक एज कहा जाता है। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट पालियोलिथिक एज वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द नोन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जब से ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, जब से हमने हिस्ट्री जानना शुरू किया है, तो ह्यूमन हिस्ट्री में, जो आज तक की हिस्ट्री में, पालियोलिथिक एज सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है, सबसे लंबा दौर रहा है। कदीम पत्थर के औजार इस्तेमाल करने वालों के कबीलों का स्टेज एक सबसे लंबा स्टेज रहा है, लंबा दौर रहा है हिस्ट्री में। इन इंडिया, अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट पुट द एज बिटवीन 5 लाख BC to 15,000 BC, and this is divided into 3 periods on the basis of the nature of tools and change of the climate। कहा जाता है हिंदुस्तान में जियोलॉजिस्ट ने और आर्कोलॉजिस्ट ने इस पीरियड को, इस दौर को, पालियोलिथिक एज को 5 लाख BC से 15,000 BC की डेटिंग किया हुआ है, डेट दिया हुआ है BC की 5 लाख से 15,000 BC की। कहा जाता है जियोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट ने जो है अपने हिसाब से इनको डेटिंग किया है, इनका डेट लगाया है अपने हिसाब से, और ये डेट वो लोग C14 कार्बन 14 के ज़रिए हो, या क्लोरोफ्लोरो के ज़रिए हो, या डेंड्रोक्रोनोलॉजी के ज़रिए हो, जैसे भी हो, उन्होंने इसको डेट लगाया, इनका आर्कोलॉजिकल लैब में ले जाके इनको डेटिंग लगाया। तो एक 5 लाख BC से शुरू होता है ये 15,000 BC तक, तो एक लॉन्गेस्ट पीरियड हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पालियोलिथिक एज है, इसको हम हिस्टोरियंस ने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। हिस्टोरियन ने इनको 3 फेजेस में, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ द टूल्स। किसके बेसिस पे? टूल के नेचर के बेसिस पे। टूल में क्या चेंजेस आया, क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, ऑन द बेस ऑफ दैट नेचर इसको पालियोलिथिक एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। और साथ साथ वेदर कंडीशन की चेंज होने के हिसाब से भी इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि वेदर कंडीशन चेंज होने की वजह से बड़े बड़े एनिमल आए तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करना, या उनको कई जगह रहना हुआ ड्यू टू द हॉट वेदर या कोल्ड वेदर या स्नोफॉल वगैरह या हेवी रेन की वजह से, तो उस जगह में वो लोग छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करना, यानी नेचर ऑफ टूल चेंज हुआ है। तो उस नेचर की बेसिस पे इस हिस्ट्री को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है पालियोलिथिक को। तो कहा जाता है, एक जो है हमने द लोअर पालियोलिथिक एज, द मिडिल पालियोलिथिक एज एंड द अपर पालियोलिथिक एज। ये फर्स्ट स्ट्राटा, सेकंड स्ट्राटा एंड थर्ड स्ट्राटा, इस तरह जो है एक लेयर बेसिस पे, एक लोअर, अपर, मिडिल, यानी इतने पहले हम कहा जाता है पहले ऐसे टूल इस्तेमाल करते थे, उसके बाद उनको थोड़ा चेंज आया, ऐसे टूल इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद इससे भी थोड़ा चेंज आया, तो ऑन द बेस ऑफ दैट चेंज एंड दैट नेचर ऑफ द टूल्स इसको डिवाइड किया हुआ है। अब देखता है भाई, पालियोलिथिक तो रहा करते थे, हमने कहा पालियोलिथिक ऐसे 5 लाख से 15,000 BC में हुआ करते थे। आर्कोलॉजिस्ट ने ये कहा वो कहा, तो उनका कुछ रिमेन्स, आर्कोलॉजिकल रिमेन हमें मिला। ऑन द बेस ऑफ दैट हमने कहा कि पालियोलिथिक हुआ करते थे। तो लेकिन कहाँ हुआ करते थे, कहाँ रहते थे ये लोग, क्या हुआ करते थे, किन किन जगहों में हुआ करता था, उन चीज़ को अगर हम स्टडी करें तो साइट्स ऑफ द पालियोलिथिक एज कहाँ कहाँ हुआ करते थे, किन किन साइट्स में, कहाँ के किस किस जगह हुआ करते थे। तो अगर हम इंडिया में देखा जाए, इन इंडिया द साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, नर्मदा वैली, आंध्र प्रदेश, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, पहलगाम इन कश्मीर। हिंदुस्तान में देखा जाए, ये कई पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी देखने को मिलता है पालियोलिथिक एज रहा है, वहाँ से भी हमें आर्कोलॉजिकल बहुत रिमाइंस मिला। गुजरात में भी हमें काफ़ी एविडेंस मिला आर्कोलॉजिकल टीम को, या महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी, उड़ीसा में भी, तमिलनाडु, नर्मदा, आंध्र प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, सारी जगह मिला। और पहले हमारे नज़दीक अगर देखा जाए, पहलगाम इन कश्मीर, खासकर पहलगाम के एक लेदर बट नाम की जगह है। लेदर वैली रिवर क्रॉस करने के बाद आगे जो है माउंटेन साइड आ जा करता है, तो उसे लेदर बट कहा जाता है। पहलगाम के इस लेदर बट में फेमस रहा है पालियोलिथिक एज, तो वहाँ से भी हमें आर्कोलॉजिकल रिमाइंस मिला। तो कश्मीर के पहलगाम के लेदर वैली में जो है हमें पालियोलिथिक का प्रूफ मिलता है। तो ऑन द बेस ऑफ दैट एविडेंस, उन एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद, उनको स्टडी करके हम कहा करते हैं कि शायद यहाँ भी पालियोलिथिक पीपल रहा करते थे, यहाँ भी रहा करते थे, क्योंकि उनका साइट्स का एक्सकवेशन होने के बाद जो आर्कोलॉजिकल रिमाइंस वहाँ से मिला, ऑन द बेस ऑफ दैट एक्सकवेशन, वहाँ से जो रिमाइंस मिला, ऑन दैट बेसिस हम ये कहा करते हैं कि ये यहाँ यहाँ रहा करते थे। उसके बाद मेन फ्यूचर्स, लेकिन वो लोग जो है पालियोलिथिक, ठीक है, यहाँ रहा करते थे, लेकिन खाते क्या थे, पहनते क्या थे, पीते क्या थे, वो लोग रहते कैसे थे, मकान क्या था, रहन सहन क्या था, कल्चर क्या था, उन सब को हम मेन फ्यूचर्स में गिना जाता है। तो पहले हम देखता है फूड एंड ड्रेस।
वो लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे। During this period, the hunter and gatherers led unsettled life, wandering for the search for food. ऑफ फुट कहा जाता है। इस दौर में, ये जो पैलियोलिथिक दौर में हंटर एंड गेदर्स, ये जो शिकारी लोग, ये जो पैलियोलिथिक पीपल शिकार के लिए इधर उधर निकलते थे, खाने की सर्च के लिए, फूड सर्च के लिए आगे इधर उधर मूवमेंट करते रहते थे, वंडर ऑफ पीपल हुआ करते थे, लीड अनसेटल्ड लाइफ। लेकिन इनका जब इधर उधर घूमना होता था, शिकारी के लिए मूवमेंट करते रहना होता था, तो इनका कोई सेटल्ड लाइफ नहीं हुआ करते थे, सेटल्ड लाइफ नहीं हुआ करते थे। वंडरिंग फॉर द सर्च फॉर फूड, ये खाने की शिकार के लिए, खाने ढूंढने के लिए, अपने आप को खाना ढूंढने के लिए ये लोग इधर उधर घूमते रहा करते थे, बट इनका कोई सेटल्ड लाइफ नहीं हुआ करते थे। तो आज हमारा ट्रांस हिमालयन पीपल हम देखते हैं, जो गुजर वगैरह, इनका भी कई हद तक सेटलमेंट नहीं होता, कई हद तक, लेकिन होता है, कई हद तक नहीं होता है। वैसे ही इनका भी इधर उधर मूवमेंट करते रहते थे जंगलों में, कभी तो वहाँ इनको रात होता था, वहीं खाना खाना, वहीं बैठना, फिर मूवमेंट करना दूसरी जगह, इस तरह का मूवमेंट करते रहा करते थे, क्योंकि इनका जो है कोई सेटलमेंट या सेटल्ड लाइफ कहीं पे ये सिस्टम नहीं हुआ करता था। In the beginning, they lived on wild fruits, vegetables, herbs, and other things which nature provide them. शुरू शुरू में ये लोग जो है जंगली प्लांट्स, एनिमल्स या फ्रूट्स, जो सॉरी जंगली फ्रूट्स, जंगली प्लांट्स, पौधे वगैरह, पेड़ पौधे जो भी मिला करते थे उन्हें खाते थे, जो नेचर जो प्रोवाइड करते थे, जो नेचर के हिसाब से आज हमें प्लांट्स निकलता है, वहाँ पे ट्रीज है वगैरह है, वो जो उन्हीं को लोग शुरू शुरू में खाया करते थे, उन्हीं चीज़ों को जो नेचर प्रोवाइड करते थे, प्लांट्स, एनिमल वगैरह, तो उन्हीं पे अपने आप फीड करते थे ये लोग। But later on they started hunting animals and ate the raw fish meat extra. तो बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको ये लर्न होना शुरू हुआ कि इन्होंने शिकारी करना शुरू किया, जानवरों का, बड़े बड़े पत्थरों को उठा के उन पे मारना और उनको मारना, और मार के उनका जो है मीट खाना, रॉ मीट खाना, रॉ मीट यानी बिना पकाए, क्योंकि इनको अभी फायर के बारे में पता नहीं था, किस तरह कुकिंग वगैरह का कंसेप्ट नहीं था फायर वगैरह का, तो ये लोग रॉ मीट खाया करते थे। तो फ़िशिंग वगैरह इन्होंने सीखा। अब जहाँ जहाँ पानी का झील वगैरह हुआ करता था, वहाँ फ़िशिंग देखा, फ़िश देखा, तो उनको कलेक्ट करके उनको खाना, रॉ फिश खाया करते थे, रॉ मीट खाया करते थे। तो शिकारी करना, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया। सो फॉर द ड्रेस वाज कंसर्न, अगर इनका ड्रेस देखा जाए, इनका कपड़ा देखा जाए, मैन वंडर इट नेकेड ड्यू टू द हॉट वेदर, ये लोग नंगे घुमा करते थे क्योंकि हॉट वेदर के हिसाब से बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवर करते थे, शायद परहैप्स इसमें भी डिस्कस है, लेकिन ओपनली नंगा घुमा करते थे क्योंकि इनके कोई ड्रेस वगैरह सिस्टम नहीं हुआ करता था। ड्यू टू हॉट वेदर, गर्मी की वजह से वो लोग कुछ ज़्यादा अपने बॉडी को कवर नहीं करते थे। But the climate change forced him to cover his body with the leaves and the trees box. लेकिन with the passage of time, वक्त के हिसाब से, ड्यू टू द वेदर कंडीशन चेंज होना, क्लाइमेट चेंज हो जाना, मौसम अचानक विंटर आ जाना या सर्दियाँ आ जाना, हॉट तेज़ गर्मी ज़्यादा बढ़ जाना या बारिश हो जाना, बर्फ़ होना, ठंड तेज़, हवा तेज़ चलना, इनकी वजह से इनको मजबूर किया गया अपने बॉडी को कुछ कवर किया जाए। ये लोग पत्तों से कवर करते थे, दरख्त के टहनियों के ज़रिए अपने आप को छुपाया करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ये भी सीख लिया कि जब वो लोग शिकार करना शुरू किया, इन्होंने शिकारी करना शुरू किया, तो पैसेज ऑफ टाइम दे यूज्ड स्किन्स एंड हाइड्स ऑफ एनिमल एक्स्ट्रा, कि जब उन्होंने शिकार किया तो उनकी एनिमल का वो जो स्किन है, लेदर वगैरह है, हाइड्स वगैरह, जो लेदर वगैरह हुआ करता है, स्किन कवर, एनिमल का जो कवर्स बाहर का, उसको अपने बॉडी के लिए कवर करना, ड्रेस बनाना इन्होंने शुरू किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने एनिमल कवर्स को पहनना शुरू किया, स्किन, हाइड्स वगैरह, लेदर वेदर को। तो उन ये जो उनका आखिरकार एक ड्रेस बना, क्योंकि ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, मौसम ने इसको मजबूर किया इन लोगों को ऐसा भी ड्रेस पहनने पे। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, अब वो लोग किस किस्म के टूल्स को इस्तेमाल करते थे, क्या क्या इनका इम्प्लीमेंट्स हुआ करता था, क्या क्या चीज़ उनके टूल्स, वेपन्स वगैरह हुआ करते थे, तो उस चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। The hunter and gatherer by developed a remarkable tool industry. They used rough, crude, and unpolished stone tools and implement like axe, burins, flax, chopper, boreas, etc. ये जो हंटर एंड गैदर्स है, एक्चुअली ये दिन ब दिन इनका अपना टूल में इन्होंने कुछ ना कुछ चेंज लाना शुरू किया। बड़े बड़े पत्थरों को पहले उठा के शिकार करते थे, बाद में उन्होंने पत्थरों को छोटा करना शुरू किया, उनको काटना शुरू किया, एक जगह कलेक्ट करके पत्थरों का काटना, तोड़ना वगैरह किया, तो उस जगह को हम इंडस्ट्री कहा जाता है, उस जगह को हम क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री। तो वहाँ क्रूड एंड अनपॉलिश्ड टूल्स, अनपॉलिश्ड हो गया बिना शेप के, बिना तेज़, इसको जो है स्टोन को तेज़ करके बगैर, ऐसे ही अनपॉलिश्ड, जो फिजिकल शेप जैसे है वैसे ही उसको थोड़ा सा तेज़, बिना स्क्रैप वगैरह किए हुए, तो ऐसे ही टूल्स को इस्तेमाल किया करते थे। खासकर उनका टूल्स का कुछ टाइप हुआ करता था, जैसे एक्स हम आज कुल्हाड़ी कहा जाता है, वैसे ही टाइप का हुआ करता था। ब्यूरिन्स हुआ करता था, जो है, या खासकर ब्यूरिन्स एक ब्लेड की तरह हुआ करता है, या फ्लैक्स
इनका तेज़ एक चाकू की तरह, या स्क्रैपर है भी चाकू की, या चॉपर्स हो जो बोरियर के साथ चॉपर्स भी हुआ करते थे, जैसे एक राड जैसा, या बोरियर्स उसको सिलाने वाला, होल वोल बनाने का ये सिस्टम वगैरह, ऐसे भी बहुत सारे टूल्स बनाया करते थे पैलियोलिथिक पीपल। इनका रहने डेवलिंग हाउसेस ये कहाँ रहा करते थे, इनका रहने की जगह क्या था, पैलियोलिथिक पीपल कहाँ रहा करते थे, इस चीज़ ये भी एक ख़ास फीचर है इनका। द ओल्ड स्टोन एज people had no fixed dwelling as he was not only wondered but also unknown to the art of building। कदीम लोग, ये जो पैलियोलिथिक पीपल जो है, इनका कोई फिक्स्ड एरिया नहीं हुआ करते थे, ये कहीं फिक्स्ड किसी जगह में पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहा करते थे, इनका कोई फिक्स्ड मकान नहीं हुआ करता था। ना ये लोग जानते थे कि आर्ट ऑफ बिल्डिंग की कहीं पे हमें मकान बना के बैठना होगा, आर्ट ऑफ बिल्डिंग के बारे में ना इनको नॉलेज था, तो इनका एक फिक्स्ड जगह नहीं हुआ करता था। He therefore was forced to live under the covers of trees in the caves to protect him from the severity of weather and the ferocity of the animal extra। लेकिन वक़्त ने इनको मजबूर किया दरख्तों के टहनियों को खोद के उसके अंदर बैठने का, या केव्स में, केव्स जो शेल्टर वल्टर केव्स जो पहाड़ों को खोद के या मिट्टियों को खोद के या बाहर बड़े बड़े पत्थरों के नीचे जो केव्स बना के हुआ करता है, तो केव्स वगैरह में इनको बैठने पे मजबूर किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्यू टू द कोल्ड वेदर, ड्यू टू द रेनफॉल, ड्यू टू द हैवी हॉट वेदर्स वगैरह की वजह से, या हैवी स्नोफॉल वगैरह की वजह से इनको मजबूर किया। उसके साथ साथ जंगली जानवरों की ख़तरा, जो अटैक होने की ख़तरों से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने केव्स या ट्रीज़ का जो टहनी खोद के उनके बीच में जो जगह बनाना, अपने आप को बैठने के लिए केव्स जैसा बनाना, इन चीज़ों को इस्तेमाल किया अपने आप को बैठने के लिए इस पैलियोलिथिक पीपल ने, ख़ास कर। इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी इस पैलियोलिथिक एज में फायर का इन्वेंट होना एक बड़ा रिवलेशन था, बड़ा एक रिवलेशनरी चेंज था। कहा जाता है पैलियोलिथिक एज में फायर का इन्वेंट हुआ, कैसे हुआ हम अभी डिस्कस करते हैं। इन्वेंशन ऑफ फायर इज़ द मोस्ट वंडरफुल डिस्कवरी ऑफ द पैलियोलिथिक मैन। ये फायर का इन्वेंट होना बहुत एक अहमियत, एक ज़बरदस्त डिस्कवरी था पैलियोलिथिक पीपल्स के लिए। जैसे हमें आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके, हम आईटी सेल्स को लेके हमें एक बड़ा सा रेवोल्यूशन कहा जाता है, इसी तरह इनको फायर, उस वक्त के टाइम में फायर का इन्वेंट होना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ करता था पैलियोलिथिक एज में। Men might have seen the fire through lightning, troubling volcanoes, and the dreadful fires in the forest, but did not know how to use it for his own good। पैलियोलिथिक पीपल उस वक्त लाइट को, आग को तो देखा करते थे, लेकिन इनको पता नहीं था कैसे हमारे फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल करना है। जैसे कहाँ देखा करते थे, जब तेज़ बारिश होने से पहले लाइटनिंग हुआ करता था, हम बोलते हैं ना लोग बरबा में से होता है, इस तरह जो है लाइटनिंग हुआ करता है, तेज़ रफ्तार में जो है चमकाना, लाइट आ जाना, साउंड आ जाना, या ये चीज़ जो वेदर कंडीशन की ख़राब होने की वजह से, या ट्रैवलिंग वॉल्केनोज, या कहीं पे वॉल्केनो फट जाना, उससे आग निकल जाता है, वॉल्केनिक eruption होने की वजह से वॉल्केनोज, लावा वगैरह magma निकलते समय आग निकल जाती है, या कभी जंगलों को आग लग जाता है। तो ये पैलियोलिथिक पीपल इनको देखते थे कि आग कहीं दिखता था, ये फायर दिखता था, ये चीज़ दिखता था। उसके साथ साथ कहा करते हैं इन द फॉरेस्ट दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ इट इज ऑन गुड। कहा करते हैं कि फॉरेस्ट को आग लगना वगैरह भी देखते थे, लेकिन इनको पता नहीं था कैसे हम इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन लर्न परहैप्स बाय रबिंग टू स्टोन फ्लिंट्स हाउ टू मेक फायर, एंड दिस ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंज इन हिज लाइफ। लेकिन वक्त के हिसाब से उन्होंने देखा बड़े 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 तोड़े गिर जाता है, तो पत्थर के ऊपर पत्थर लगने की वजह से भी आग निकल जाता है। इन्होंने देखा इन चीज़ों को, तो इन्होंने देखा भाई दो पत्थर को रबिंग होने की वजह से भी आग, एक दूसरे के ऊपर लगने की वजह से भी आग निकल जाता है, चिंगारियाँ निकल जाते हैं, फ्लिंट निकल जाते हैं। तो इन्होंने भी सीख लिया भाई, दो पत्थरों को लाके रबिंग करना शुरू किया, तो वहाँ से फ्लिंट निकल गया, तो ड्राई लीव्स को लगना, पत्तों को लगना, इससे आग लगना शुरू हुआ, इससे आग का इन्वेंट होना शुरू। अब इन्होंने भी दो स्टोन्स को रबिंग करना, उससे रबिंग करने से वहाँ से जो फ्लिंट निकला उससे आग लग जाना ड्राई पत्तों को, तो इस तरह जो है फायर का इन्वेंट हुआ, उन लोगों ने देखा इन्वेंट हुआ। और साथ साथ इन्होंने क्या किया, उस फायर को जो है, कहा जाता है हिस्टोरियंस की, उस फायर को, पत्तों वगैरह को जब आग लगा इनकी इन्वेंट की वजह से, तो ये लोग उस आग से अपने बॉडी को हीटअप करते थे, गर्म करते थे। तो यहाँ से एक तो ठंड के टाइम में गर्म गर्म करते थे, उस आग के ऊपर बैठ के गर्म करना अपने बॉडी को। साथ साथ रॉ मीट वगैरह भी खाया करते थे, जंगली जानवर का शिकार करके। तो कहा जाता है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि
कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किसी का मीट भी गिर गया उस आग में, रॉ मीट जो बिना पकाए मीट भी गिर गया उस आग में, निकालने में काफ़ी टाइम लगा, तब तक ये मीट थोड़ा सा पक चुका था, इससे टेस्ट में चेंज आया। तो उनको ये भी कंसेप्ट आया कि इसको पकाने से और भी टेस्ट आ जाते, इसको आग में जलाने से। तो इस तरह खाना कुकिंग का भी कंसेप्ट इसको आना शुरू हुआ कि रॉ मीट्स को किस तरह पकाने से कितना टेस्ट आ जाता है। उस टेस्ट की वजह से इनमें ये एक और कंसेप्ट आया कि इस रॉ मीट को पकाने से और भी टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह का भी कंसेप्ट आया, कुछ हिस्टोरियंस कहा करते हैं। ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज था ह्यूमन बींग्स के लाइफ में, पैलियोलिथिक एज में खासकर। ही कुड नो ईट रोस्टेड मीट एंड आल्सो लाइट द केव्स ड्यूरिंग नाइट। जब से आग का इन्वेंट हुआ, फायर का इन्वेंट हुआ, तो अब इन्होंने मीट वीट वगैरह जो है, अब खाना वगैरह जो है रोस्टेड गर्म करके खाना शुरू किया, मीट वगैरह। और जो लाइट वहाँ से आग पे से जो लाइट उनको इन्वेंट हुआ, तो उस वो जो अब वो लोग केव्स में इस्तेमाल करते थे ड्यूरिंग नाइट के टाइम उस आग को, या आग केव के बाहर जला के रखते थे जंगली जानवर से बचने के लिए अपने आप को। तो इस्तेमाल करना शुरू किया इन चीज़ों को भी। उसके बाद रिलीजन का अगर जिक्र किया जाए पैलियोलिथिक पीपल में, तो रिलीजन के बारे में अभी ख़ास नॉलेज हमें मिला नहीं है, कोई ख़ास एविडेंस सोर्स से कोई प्रूफ नहीं मिला, ख़ास आर्कोलॉजिकल कोई। वी आर हैंडिकैप्ड इन हैविंग एनी कंक्रीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलीजन ऑफ द हंटर एंड गैदर। पैलियोलिथिक पीपल की रिलीजन के बारे में कुछ ख़ास हमें पक्का कोई प्रूफ तो नहीं मिला, हम हैंडिकैप्ड है, हमें कोई ख़ास एविडेंस नहीं मिला रिलीजन के बारे में। लेकिन हाउएवर ऑन द बेस ऑफ द पेंटिंग, लेकिन उनके कुछ पेंटिंग के बेसिस पे हम कहा करते ऐसा हुआ करते थे, क्योंकि कुछ पेंटिंग हमें मिला। इट्स प्रिज्यूम्ड दैट दे ऑफन डिलिबरेटली ड्यू टू वन पिक्चर ओवर अनदर, एक पिक्चर के ऊपर दूसरा पिक्चर बना के जो देखा गया, तो हम इमेजिनेशन करते हैं शायद ऐसा ही एक पूजा प्रेत वगैरह करता होगा, कुछ ख़ास पता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह हम दूसरे क्लास में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।